आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान का 30 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि गेस किया गया किताब से निचोड़ प्रश्न है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा। और कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर यह 30 प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न हूबहू लड़ेंगे, यह हमारा गारंटी है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त यह 30 मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ पाए और उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। और आप सभी विद्यार्थी 2025 में टॉप करना चाहते हैं तो AK क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस नंबर आएगा, यह हमारा गारंटी है। जो भी विद्यार्थी AK क्लासेस से पढ़ेगा उनका बेहतर मार्क्स आएगा, क्योंकि AK क्लासेस वही पढ़ाता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी विद्यार्थी निश्चयहीन होकर पढ़िए और AK क्लासेस के साथ, और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। हमें 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो वह कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 1 का राइट आंसर बी होगा, अवतल दर्पण में। और आपसे एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु से कैसा बनता है, तो बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। क्या बनता है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, यानी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का आकार का होता है, तो क्या आकार का होता है, तो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब किस में बनता है, तो यही समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। और आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक ही बनता है हमेशा। और समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में यही केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और आपसे एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब का अन्य नाम क्या है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब है। क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब भी काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन आपको हम रिवाइज करवाते हैं प्लीज़ उसे ज़रूर याद रखिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कई बार यह सभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना छोटे भाई पर विश्वास करके यह सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आज के क्लास में 30 अगर आप लोग प्रश्न कर लेते हैं यह साइंस का, तो इस क्लास से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, यह हमारा गारंटी है। क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं और कई बार पूछा भी गया है। तो आप सभी इसे जरूर पढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। हमें 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो आप लोग पहले बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, यानी C6H12O6। तो आप लोग ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी याद रख लीजिएगा। तो इसके कितने हमसे पूछा है कार्बन का, कार्बन किसका संकेत होता है, कार्बन का संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत C होता है। किससे कार्बन को सूचित करते हैं, तो C से। और C का परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या कितना है, तो 6 है। तो यही हमसे पूछा है अणु या परमाणु अणु, तो वह कितना है, तो वह 6 है। तो 2 का राइट आंसर हमारा डी होगा। कार्बन के अणु कितने हैं, तो कार्बन के टोटल अणु 6 है। कार्बन के निचले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो परमाणु संख्या, और यही परमाणु संख्या वह अणु कहलाता है। तो वही
हमसे पूछा है कार्बन के कितने अणु है, तो कार्बन के 6 अणु है। 2 का राइट आंसर डी होगा, 6 अणु है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछता अगर ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो हाइड्रोजन यानी एच, और एच को किससे सूचित किया जाता है, तो हाइड्रोजन को क्या से सूचित किया जाता है, तो यही एच से। और एच किसका संकेत होता है, तो हाइड्रोजन का। और आपसे पूछ दे कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन का कितने अणु होते हैं, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन का अणु टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे ग्लूकोज में ऑक्सीजन यानी O2 का अणु कितने हैं, तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन का अणु 6 है। कितने हैं, तो कार्बन का और ऑक्सीजन का दोनों का अणु ग्लूकोज में 6 होते हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। आप लोग विश्वास करके पढ़ लीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो आप लोग जरूर इसे याद करिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। 3 का राइट आंसर बी होगा, रंध्रों के द्वारा। और आपसे एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतिया का मुरझाना किस अम्ल के कारण होता है, तो पतिया का मुरझाना किस अम्ल के कारण होता है, तो ये एब्सेसिक अम्ल के कारण होता है। किस अम्ल के कारण, तो एब्सेसिक अम्ल के कारण होता है, यानी एब्सेसिक एसिड के कारण पतिया के पेड़ पौधा की पतिया मुरझा जाती है, यानी मुरझित हो जाती है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पेड़ पौधे की पत्तियां किसके द्वारा सांस लेती है, तो रंध्रों के द्वारा सांस लेती है। और पेड़ पौधा की पत्तियां में कौन सा उपस्थित होता है, पेड़ पौधा के पत्तियां में क्या उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है उपस्थित, जिसके कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी दिखाई देती है। किसके कारण, तो यही क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी दिखाई देती है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा, Mg से सूचित करते हैं मैग्नीशियम को। और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो यही क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो जितना क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं प्लीज़ हमारा कहा मानकर जरूर इसे याद कर लीजिए। और सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो जरूर हमारा विश्वास करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, हमें बताना है प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है। तो प्रकाश हमारा कैसा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। 4 का राइट आंसर बी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। कहाँ होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश गमन कैसे करता है। प्रकाश गमन कैसे करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में गमन करता है। और प्रकाश कैसा तरंग है, तो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में, प्रकाश किसका अपरूप है। यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, प्रकाश किसका अपरूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का अपरूप है। किसका अपरूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का अपरूप है। तो जरूर इसे सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं, यानी जिससे हमें धारा मापना होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आमीटर का उपयोग करते हैं। 5 का राइट आंसर ए होगा, आमीटर को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आमीटर के द्वारा धारा मापने का प्रयोग किया जाता है। और आमीटर को क्या बोलते हैं, तो ये मीटर भी बोलते हैं। कबो कबो ए मीटर आपके ऑप्शन में देते हैं, और कबो कबो आमीटर देता है। क्या देता है, तो कबो कबो आमीटर देता है आपके ऑप्शन में, और कबो कबो ए मीटर में। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ए मीटर को ही आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ए मीटर को ही आमीटर कहते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर नापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विभवांतर को जो मापता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1 HP यानी अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है। 1 HP यानी अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है, तो यह 746 वाट के बराबर होता है। कितना वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। 6 का राइट आंसर ये होगा, 746 वाट के बराबर होता है 1 HP अश्व शक्ति। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, यह 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। हमें बताना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 7 का राइट आंसर बी होगा, ओम होता है। और ओम को कैसे सूचित करते हैं, तो कुछ इस प्रकार सूचित करते हैं ओम को। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। और एक ऊष्मा, क्या एक ऊष्मा की भी मात्रा हमारा क्या होता है, तो ऊष्मा के भी मात्रा जूले होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्ट किसका एसआई मात्रक है। तो वोल्ट हमारा विभवांतर और विद्युत विभव दो चीज़ का मात्रक है। कौन कौन सा, तो एक विभवांतर का और एक विद्युत विभव का। तो यह किसका मात्रक है, वोल्ट। तो वोल्ट हमारा विभवांतर का और विद्युत विभव यानी यह दोनों का मात्रक है। कौन, तो वोल्ट है। और वोल्ट को किससे सूचित किया जाता है, तो भी से सूचित किया जाता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा, यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति होती है। और यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेगा। 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताएंगे, 4 में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेगा, यही 4 में से। तो आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है धातुओं की प्रकृति क्या होती है। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। 8 का राइट आंसर ए होगा, विद्युत धनात्मक। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधातुओं की प्रकृति क्या होती है। आपसे पूछेगी अधातुओं की प्रकृति क्या होती है। तो अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। क्या होती है, तो अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी क्षारकीय या क्षारीय। क्षारीय को भस्म भी कहते हैं, तो भस्मीय यानी क्षारीय होते हैं। किसका ऑक्साइड, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अधातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है। तो अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। कैसा होता है, तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो आप लोग यह 4 क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। एक इसमें से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेगा। एक क्लासेस वही पढ़ाता है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ता है। तो हम पे विश्वास करते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी इसे पढ़ लीजिए, जरूर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। 2025 के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ग्रेफाइट होता है। हमें बताना है ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। 9 का राइट आंसर बी होगा, विद्युत का सुचालक। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेफाइट क्या है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट हमारा क्या है, तो ग्रेफाइट अधातु है। क्या है, तो ग्रेफाइट हमारा अधातु होते हैं हुए भी विद्युत का सुचालक है। कैसा है, तो ग्रेफाइट हमारा अधातु है और ऊपर से क्या है, तो विद्युत का सुचालक भी है। और आपसे क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो 2024 में पूछा गया था कि पेनिसिलिन का निप किसका बना होता है। तो पेनिसिलिन का निप भी हमारा ग्रेफाइट का ही बना होता है। किसका बना होता है, तो पेनिसिलिन का निप भी ग्रेफाइट का बना होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर राइट बी होगा। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, यानी क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। 10 का राइट आंसर ए होगा, हरा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड परीक्षा में कि क्लोरोफिल वर्ण में क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वर्ण में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम को किससे सूचित करते हैं, तो Mg से सूचित करते हैं। मैग्नीशियम का संकेत क्या है, तो Mg है मैग्नीशियम का संकेत। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेड़ पौधा की पत्तियां हरा भरा किसके कारण होता है। तो पेड़ पौधा की पत्तियां हरा भरा किसके कारण दिखाई देता है, तो यही क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरे भरे दिखाई देते हैं। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर
अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। हमें 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। 11 का राइट आंसर सी होगा, छोटी आंत। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार मुख भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ हो जाता है। तो भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हमारा कहाँ होता है। तो भोजन का पाचन पूर्ण रूप से यही छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, तो यही छोटी आंत में होता है। और भोजन का पाचन सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। कहाँ से होता है, तो सबसे पहले शुरू मुख से होता है, यानी मुख गुहा से भोजन का पचना। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत हमारा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं दांत। कतरनक, अग्र, चवर्नक, यही सभी होता है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और आपसे एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है यह छोटी आंत की लंबाई कितनी है। तो छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 मीटर है। कितनी है, तो छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। तो ये आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सभी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो हमारा कहा गया मानकर यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर लड़ेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होता है। तो एक लिंगी पुष्प हम लोग किसे कहते हैं, तो पपीता को कहते हैं। 12 का राइट आंसर ए होगा, पपीता को। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो कौन ऐसा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो पके हुए पपीते में। कैसे पपीते, तो पके हुए पपीते में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और आपसे एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। यानी निम्न में से कौन द्विलिंगी जंतु है या उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतुओं को ही द्विलिंगी जंतु कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो केचुआ हमारा उभयलिंगी जंतु है। क्या है, तो केचुआ हमारा कैसा जंतु है, तो केचुआ हमारा उभयलिंगी जंतु है। और केचुआ कैसा है, तो द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु है। और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है। हमें बताना है अपघटक का उदाहरण इनमें से कौन है। तो कवक होता है अपघटक का उदाहरण। 13 का राइट आंसर ये होगा, कवक। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है, तो मृत जीवी पाया जाता है। कौन सा, तो मृत जीवी पोषण पाया जाता है कवक में। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा कैसा पोषण होता है। तो मृत जीवी यानी मरे हुए पदार्थों को कौन करता है ग्रहण, तो यही कवक मरे हुए सड़े गले पदार्थों को करता है अपना ग्रहण, यानी भोजन तैयार करता है मरे हुए सड़े गले पदार्थों से। मृत जीवी पोषणों से यह अपना भोजन तैयार करता है। कौन, तो कवक। और कवक किसका उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण क्या है, तो कवक है। 13 का राइट आंसर ये होगा। तो आप लोग रिवाइज किया गया हमारा क्वेश्चन जरूर याद रखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और यह सभी क्वेश्चन आपके क्लास में ही याद हो जाएंगे, वैसे ही एक क्लासेस पढ़ाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर एक क्लासेस के साथ जुड़िएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। और 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो 2024 और 23 लगातार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न जिससे किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, तो यही जनित्र कहते हैं। 14 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होता है। और आज के क्लास का आप सभी विद्यार्थी यह 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इनमें से हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई सारे प्रश्न लड़ेंगे। यह हमारा गारंटी है 100%, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आप सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि हमारा विश्वास करके याद कर लीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ऊर्जा का सही मात्रक क्या है।
तो आपसे पूछेगा ऊर्जा का एसआई मात्रक और ऊष्मा का, क्या ऊर्जा का एसआई मात्रक और ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा और ऊष्मा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोनों का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। 15 का राइट आंसर बी होगा जूल। ऊष्मा का भी और ऊर्जा का भी दोनों का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल है। और कैलोरी किसका एसआई मात्रक होता है, तो कैलोरी नहीं, केल्विन किसका एसआई मात्रक होता है, तो केल्विन हमारा ताप का एसआई मात्रक होता है। किसका, तो केल्विन हमारा ताप का एसआई मात्रक होता है, कैलोरी नहीं केल्विन। केल्विन किसका एसआई मात्रक, तो यही ताप का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। रिवाइज किया गया क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग जरूर याद करिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर लड़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 16 का राइट आंसर ए होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसे क्या लिखते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से लिखा जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ प्रकाश की चाल होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। और प्रकाश हमारा कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और प्रकाश कहाँ गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में गमन करता है। कहाँ गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और प्रकाश किसका अपरूप है, तो यानी किसका अपरूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का अपरूप है। किसका अपरूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का अपरूप है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। कब, 2024 में पूछा गया था प्रथम शिफ्ट के पेपर में। तो आप लोग देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। 17 का राइट आंसर बी होगा 2। क्या होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि किस दर्पण का परावर्तक सतह सर्च लाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा दर्पण है, तो वह अवतल दर्पण है। 18 का राइट आंसर बी होगा, अवतल दर्पण में है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, तो रोगियों के कान, नाक, मुंह, गले इत्यादि के जाँच के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो डॉक्टरी क्षेत्रों में भी किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का बड़ा, क्या, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब और छोटा, क्या, बड़ा और छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण से क्या होता है, तो अवतल दर्पण में सौर सेल से बना होता है। तो आप लोग इसे, अवतल दर्पण का उपयोग सौर सेल में भी किया जाता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपसे उपयोग इसका पूछता है लिखने के लिए, तो आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, मतलब 2 मार्क्स में पूछता है, तो आप लोग उसे जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधनों में नहीं करते हैं। हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधनों के रूप में नहीं किया जाता है, तो कौन है जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधनों के रूप में नहीं कर सकते हैं, तो CNG है। कौन है, तो CNG का उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधनों में नहीं कर सकते हैं। 19 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर ए होगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन है, तो गोबर गैस या प्राकृतिक गैस सभी का मुख्य अवयव कौन है, तो LPG है। कौन है, तो LPG है सभी गैसों का अवयव। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला टोटल हमारा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है। और सबसे खराब कोयला कौन होता है, तो सबसे खराब कोयला पीट होता है। सबसे खराब कोयला यानी कि सबसे घटिया कोयला कौन होता है, तो यही पीट कोयला होता है। और भारत में कौन सा कोयला मिलता है, तो बिट्टुमिनस मिलता है। कौन सा कोयला, तो बिट्टुमिनस। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है, घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है, तो यह शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। 20 का राइट आंसर बी होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण। और किस लिए होता है, क्योंकि उच्च धारा, अधिक धारा ज़्यादा प्रवाहित होता है, जिससे फ्यूज तार गल जाता है। और उसी के कारण हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। 20 का राइट आंसर बी होगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, आँख व्यवहार करता है। और यह 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। कब? 2024 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे आँख पूछा है तो वहाँ पूछेगा नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो नेत्र पूछे आपसे, आँख पूछे, नयन पूछे, लोचन पूछे, कुछ भी पूछे, तो नेत्र में हमारा होता है उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। 21 का राइट आंसर बी होगा, नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमारा धनात्मक होता है। कैसा होता है? तो धनात्मक होता है उत्तल लेंस का फोकस दूरी। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और क्षमता दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं, यानी माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज? तो निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज को कुछ माइनस की तरह लिखते हैं। तो अवतल दर्पण की क्षमता और फोकस दूरी दोनों के दोनों ऋणात्मक होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस तो धनात्मक और अवतल लेंस तो ऋणात्मक। तो यह क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपसे पूछेगा समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या है? तो कई बार पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। क्या होता है? तो अनंत तो होता है समतल दर्पण के फोकस दूरी। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 22 का राइट आंसर बी होगा, 7 से कम। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षारीय, क्या क्षार का पीएच मान यानी क्षारीय का पीएच मान, आप लोग क्षार बोलिए, क्षारीय बोलिए, भस्म बोलिए, आप लोग किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं। तो यह सभी को क्षारीय, क्षार, भस्म सभी एक ही है। तो क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है क्षारीय का पीएच मान। और अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। तो हम आपसे पूछ दे कि जल का जब पीएच मान 7 होता है तो यह कैसा है? तो आप लोग क्या बताइएगा? तो यह कैसा है? जिसका पीएच मान 7 है वह कैसा है? तो वह उदासीन है। जल हमारा कैसा है? तो जल हमारा उदासीन है। कैसा है? तो उदासीन है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, CO2, क्या CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2 हमारा कैसा है? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है CO2 कैसा है? तो CO2 हमारा अम्लीय है। कैसा है? तो CO2 अम्लीय है। और आपसे हम पूछ देंगे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा 7 से कम। यह क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, बट लेकिन हम आपको बता देते हैं। आपसे पूछेगा कि CO2 गैस का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम, जो कि अम्लीय होता है। CO2 गैस हमारा कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कई बार, निम्न में से कौन सा पदार्थ जब क्षार से अभिक्रिया कर क्षार और आपस में अम्ल अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जब क्षार और आपस में अम्ल मिलेगा तो क्या बनाएगा? तो अम्ल और क्षार मिलकर बनाएगा लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में और पूछा जाता है, 2024 में पूछा गया था, हमारे शरीर में पीएच का कितना पारस के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच का कितना से बीच कितना का कार्य करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच। कितना के बीच? तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच हमारा शरीर कार्य करता है पीएच पारस के बीच। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यह 2024 का क्वेश्चन प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। और आपके फाइनल में एक और क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, यह है
कि यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है। यह क्वेश्चन 2024 में भी आया था। तो आप लोग प्रथम शिफ्ट का उठा कर देखिए और द्वितीय शिफ्ट का सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुका है। तो पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है, तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। कितनी संख्याएं अंकित रहती है, तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। और बीच में क्या होता है, तो बीच में हमारा 7 होता है। और बीच में जब 7 होता है तो 7 हमारा कैसा है, तो उदासीन है। और 7 से कम जब हम लोग इधर आएंगे तो इधर हमारा कैसा है, तो अम्लीय है। और जब हम लोग इधर जाएंगे 7 से 14 की ओर, तो 7 से 14 की ओर कैसा है, तो क्षारीय है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है यानी किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत बल्ब में कौन सा गैस होता है, तो विद्युत बल्ब में हमारा निष्क्रिय गैस होता है। कौन सा गैस, तो निष्क्रिय गैस, जिसे आर्गन गैस भी होता है। हमारा निष्क्रिय गैस को क्या कहते हैं, तो निष्क्रिय गैस आर्गन में आ जाता है। तो आर्गन में भरा होता है हमारा विद्युत बल्ब में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है टंगस्टन को पिघलाने के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। टंगस्टन कितने डिग्री पर पिघलता है, तो टंगस्टन 3500 डिग्री पर पिघलता है। कितना डिग्री पर, तो 3500 डिग्री पर टंगस्टन पिघलता है। तो यह क्वेश्चन 2024 के में पूछा गया था। तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, तो वाट होता है। 24 का राइट आंसर डी होगा, वाट। और किलो घंटा किसका एसआई मात्रक होता है, तो किलो वाट घंटा हमारा किसका एसआई मात्रक होता है, तो किलो वाट घंटा हमारा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलो वाट घंटा होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऊर्जा का, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा पूछेगा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, तो जूल होता है। और विद्युत ऊर्जा पूछ दे तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर। श्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है, तो सूर्य के प्रकाश श्वेत के प्रकाश कितने रंगों से मिल से बना होता है। श्वेत प्रकाश को क्या बोला गया था, इंद्रधनुष को ही श्वेत प्रकाश बोला जाता है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है, तो यह 7 रंगों के मिल से बना होता है। कितने रंगों के मिल से, तो 7 रंगों के मिल से बना होता है। 25 का राइट आंसर डी होगा, 7 रंगों के मिल से बना होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि प्रिज्म में नहीं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो यही 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो सबसे ऊपर लाल होता है। कौन सा होता है, तो सबसे ऊपर लाल होता है। और एक नीचे भी होता है शायद बैगनी या बैगनी टाइप का, यानी हाँ शायद बैगनीय होता है नीचे। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुका है। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग, तो लाल रंग। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो बैगनी होता है। तो उसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, यहाँ 7 नहीं, मतलब प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो टाइपिंग मिस्टेक है। प्रिज्म में हमारा टोटल 5 सतह होते हैं। 26 का राइट आंसर डी होगा, 5 सतह। और प्रिज्म के लिए हमें पूछा जाता है ये स्पेक्ट्रम, आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया था। कब, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, 2024 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो ये स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो यही प्रिज्मों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिज्मों का प्रयोग करते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। 2 त्रिभुजाकार होता है और 3 आयताकार होता है। क्या होता है, तो 2 त्रिभुजाकार होता है और 3 हमारा आयताकार होता है। तो जितना क्वेश्चन हम रिवाइज करवाएं उसे आप लोग याद रखिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आप सभी विद्यार्थी का राइटिंग अच्छा होगा तो 450 प्लस जरूर ला दीजिएगा, यह हमारा गारंटी है। एक एक क्लास से जो स्टूडेंट पढ़ा है जरूर ऑब्जेक्टिव में पूरा 4 डालेगा। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सिर्फ इंग्लिश का छोड़कर इंग्लिश का क्लास नहीं चला है, इसीलिए बोल रहे हैं। और जो 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत
और मैथ का भी क्लास नहीं चला है, थोड़ा सा चला है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। यह 4 सब्जेक्ट में एक एक क्लासेस के स्टूडेंट जरूर पूरा क्वेश्चन को फोड़ कर आएगा और उनका 40 और 50 प्लस जरूर क्वेश्चन बनेंगे। और एक एक क्लासेस वही पढ़ाता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ता है और लड़ेगा भी। तो आप सभी विद्यार्थी हमारा कहा गया मानकर याद कर लीजिए, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, वरना आप लोग ज़रूर पछताइएगा कि सर बोले थे तो उन्हें हम नहीं याद किए। और जितने भी मेरे बड़े भैया इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यह है कि आप सभी विद्यार्थी क्लास 10th में हो तो प्लीज़ ज़रूर यह सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी क्वेश्चन लड़ेंगे, यह हमारा गारंटी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन हम रिवाइज करवाते हैं उन सभी पर आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा, तो आप लोगों को ये क्लास में ही याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्लास में ही हम याद करवा देंगे, और क्योंकि जब आपको याद रहेगा तभी तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बनेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हमें मैग्नीशियम पाया जाता है, पढ़ाए भी न थे, कई बार यह क्वेश्चन पढ़ाए भी है और आप लोग को याद भी होगा। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। 27 का राइट आंसर ये होगा, क्लोरोफिल में। और मैग्नीशियम में कौन सा तत्व पाया जाता है, यह क्वेश्चन आता है। तो मैग्नीशियम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम में Mg तत्व पाया जाता है। कौन सा? Mg तत्व पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम में Mg तत्व क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्या? तो क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम, जिसे Mg से सूचित किया जाता है, मैग्नीशियम को किससे? तो Mg से सूचित किया जाता है। और क्लोरोफिल में पाया जाता है क्या? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि लाल रक्त कणिकाएं का जीवन अवधि कितना वर्ष के लिए होता है? लाल रक्त की जीवन कणिकाएं के लिए जीवन अवधि कितना दिनों के लिए होता है? तो लाल रक्त की जीवन अवधि 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है। कितना दिन? तो 120 दिन होता है। यह 2024 के पेपर में आया था। कब आया था? तो 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। लाल रक्त यानी आरबीसी का जीवन अवधि आपके एग्जाम में लाल रक्त ना देकर, हिंदी में ना देकर आपके इंग्लिश में देगा कि आरबीसी। क्या देगा? तो आरबीसी का जीवन अवधि पूछे या लाल रक्त कणिकाएं का जीवन अवधि पूछे, तो दोनों का कितना होता है? तो 120 दिन होता है जीवन अवधि, यानी 120 दिन तक लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी, जीवित रहता है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत रक्त का जीवन अवधि कितना दिन होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन अवधि 12 से 20 दिन। कितना दिन के लिए? 12 से 20 दिन के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन अवधि होता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं को क्या बोलते हैं? तो WBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं को WBC बोलते हैं। आपसे पूछेगा WBC का जीवन अवधि, तो 12 से 20 दिन। और आपसे पूछेगा श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन अवधि, तो 12 से 20 दिन। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, जरूर बनेगा। जो एक ही क्लास का स्टूडेंट है जरूर बनेगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इसे याद कर लीजिए। रिवाइज किया गया प्रश्न जरूर याद कर लीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम ऊतक द्वारा क्या होता है? तो पेड़ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछता है। 2024 के प्रथम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों क्वेश्चन हम बताते हैं आपको लोगों को। तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन आपसे पूछे तो जल का परिवहन होता है हमारा जाइलम ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? तो जाइलम ऊतक के द्वारा जल का परिवहन होता है। और यह क्वेश्चन 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और था, यह था कि पेड़ पौधा का भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन, क्या भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है, जिसे फ्लोएम ऊतक भी कहते हैं। तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा पेड़ पौधा में भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन का परिवहन होता है। भोजन को कौन ढोता है? तो यही फ्लोएम ऊतक ढोता है, यानी जड़ से लेकर खनिज लवणों के द्वारा जड़ से लेकर पेड़ पौधे की पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो यह पहुंचाता है। पेड़ पौधों की डालियां तक, यानी टहनियों तक कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। और पेड़ पौधों की अन्य भागों तक, पेड़ पौधे की पत्तियां से लेकर अन्य भागे तक, टटल भागे तक जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। और फ्लोएम पेड़ पौधों को भोजन प्रदान करता है, भोजनों का परिवहन करता है। तो यह दोनों क्वेश्चन 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप सभी विद्यार्थी यह दोनों क्वेश्चन का जरूर
याद रखिए। एक क्वेश्चन इनमें से कन्फर्म है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा कब? तो 2025 में। कब? तो 2025 के लिए यह दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। हमारा विश्वास कीजिए आप लोग प्लीज। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? और यह 2024 के पेपर, कब? तो 2024 के पेपर में पूछा गया था। और वैसे भी कई बार यह क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है। तो पृथ्वी पर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत एकमात्र क्या है? वैसा कौन सभी जीव जंतुओं की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत ही है, कौन है वो? आप और आपसे पूछेगा सभी जीव जंतु, क्या सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का एकमात्र कौन सा स्रोत है? तो वह सूर्य का प्रकाश है। कौन सा स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश है। सभी जीव जंतु के लिए सूर्य का प्रकाश है। क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत। तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग को क्लास हम कराए थे तो बताए थे, कई बार यह क्वेश्चन भी पढ़ा दिए हैं। तो विभवांतर कैसे आपके मात्रक पूछेगा, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा विभव, क्या विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव का भी एसआई मात्रक हमारा वोल्ट ही होता है। क्या होता है? तो विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो धारा का किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो धारा को आमीटर के द्वारा। किस यंत्र द्वारा? तो आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को नापा जाता है। और किलोवाट किसका एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट किसका एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जूल किसका एसआई मात्रक होता है? तो जूल हमारा ऊष्मा का, ऊर्जा का, यह दोनों का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। क्या होता है? तो ऊर्जा का भी और ऊष्मा का दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? और परमाणु संख्या से 2 या 3 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर रहेगा। आपके 2024 में पूछा गया था कि सोडियम का परमाणु संख्या 2024 में पूछ लिया था। कहूँ आप पूछ देवे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? और यह 2000 क्वेश्चन में पूछा गया है, 2017 या 18 के क्वेश्चन में। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। 30 का राइट आंसर डी होगा, 20 होता है। और आपसे पूछेगा कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। कितना होता है? तो 16 होता है। और गंधक का भी परमाणु संख्या 16 होता है। कितना? तो गंधक का भी परमाणु संख्या 16 होता है। और गंधक किसको बोलते हैं? तो सल्फर को बोलते हैं गंधक। और गंधक का भी परमाणु संख्या 16 होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2024 के पेपर में आया था प्रथम शिफ्ट के। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? तो 11 होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। और सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 79 होता है। कितना होता है? तो 79 होता है। और चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? तो चांदी का परमाणु संख्या 46 होता है। कितना होता है? तो परमाणु संख्या 46 होता है। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। कितना होता है? तो 12 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है? तो 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या। और परमाणु भार पूछे ऑक्सीजन का तो 16 होता है। कितना होता है? तो 16 होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम को दम है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में से आपसे परमाणु संख्या से अगर क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो इसी में से पूछेगा। किस में से? तो इसी में से पूछेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगर परमाणु संख्या में क्वेश्चन पूछा था और परमाणु संख्या से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो आप लोग 101 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या जरूर याद रखिए। और आप लोग को नहीं याद है तो जितना हम यह क्लास में कराए हैं परमाणु संख्या, आप लोग इसे जरूर नोटबुक में लिख कर नोट्स बनाकर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। जो भी परमाणु संख्या से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। तो आज के क्लास समाप्त करते हैं। यह 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इसे याद कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।
और यह टेस्ट मोस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए हमारा विश्वास करके। 2025 में अगर एग्ज़ाम में बेहतर तरीके का मार्क्स लाना है तो ज़रूर इसे याद करिए। आपके 450 प्लस कोई नहीं छीनेगा एक क्लासेस का स्टूडेंट का, तो आप लोग ज़रूर इसे याद करिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।